नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 21 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी। मानसून सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र की शुरुआत में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। सत्र के दौरान जन्म विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और व्यापारी नौवहन विधेयक 2024 सहित महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज होगा अहम विधायी कार्य। लोकसभा और राज्यसभा में आज एक एक विधेयक सूचीबद्ध। लोकसभा में आज गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज वहन पत्र विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। इन विधेयकों में इनकम टैक्स बिल अहम रहेगा। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी इस सत्र में मंजूरी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का यह पहला सत्र है। विपक्ष में जहां अपनी रणनीति बनाई है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की रणनीति को कमजोर करने की तैयारी की गई है। सरकार की ओर से सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य कार्यों के लिए अस्थायी रूप से 17 मदों की पहचान की गई है। 15 से ज्यादा बिल सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। वहीं विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। इससे पहले रविवार को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से साफ किया गया कि उनका एजेंडा सरकारी कामकाज को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक 2 देशों की यात्रा पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण प्रधानमंत्री ब्रिटेन जाएंगे, जहां वो अपने ब्रिटिश समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पीएम उससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गाजियाबाद के हिंडन टर्मिनल से रविवार को देश के 10 बड़े शहरों तक सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई। इन शहरों में बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा और मुंबई शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पा राममोहन नायडू ने इन उड़ानों का शुभारंभ किया। ये सभी 10 नए कनेक्शन इंडिगो की सहायता से शुरू किए गए हैं। आतंकी फंडिंग मामले के आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट आदेश सुनाएगा। राशिद इंजीनियर ने आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एक संस्था की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल को दिए आदेश की ममता सरकार अवहेलना कर रही है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दाखिल कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। हाईकोर्ट ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया था। तेजस्वी सूर्या पर आरोप है कि उन्होंने
हावेरी जिले में एक किसान के आत्महत्या के संबंध में झूठी सूचना फैलाई थी। 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जस्टिस एस.एन. ढींगरा की अध्यक्षता वाली एसआईटी की सिफारिशें लागू करने को लेकर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सरकार को बताना है कि 1984 के दंगों के ट्रायल को लेकर क्या स्थिति है। जस्टिस ढींगरा की कमेटी ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के रवैये पर बहुत सवाल खड़े किए हैं, जिसके चलते दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई चयन सूची 3 महीने में जारी करें, जिसके चलते बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी पर खतरा पैदा हो गया था। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद मामले में आज जिला न्यायालय चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में होगी सुनवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 से ज्यादा सांसदों ने दस्तखत किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सभी प्रमुख दलों के बीच जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने पर एक राय। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बम बम भोले के जयकारों से माहौल हुआ शिव में। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की कर रहे हैं आराधना। शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आरती की गई। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। महादेव की नगरी काशी में भी माहौल भक्ति में है। सनातन आस्था के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की गई। लाखों की संख्या में कांवड़िए भी मंदिरों में भोलेनाथ का कर रहे हैं जलाभिषेक। साथ ही लाखों भक्त सावन की शिवरात्रि पर देश के अलग अलग भागों में स्थित शिव मंदिरों में जल अर्पित करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है निगरानी। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल। श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही और यातायात में हो रही है समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज से 23 जुलाई तक आगरा कैनाल रोड पूरी तरह से बंद रहेगा। आम लोगों से आवाजाही के लिए नंबर 13 मथुरा रोड होते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की दी सलाह। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में मंगलवार और हिमाचल प्रदेश में बुधवार तक बहुत तेज बारिश की संभावना। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 22 जुलाई को देहरादून और उत्तरकाशी में बहुत भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है मौसम की मार। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। आंकड़ों के मुताबिक वर्षा जनित घटनाओं में राज्य में अब तक 166 मौतें हुई। हिमाचल में भारी बारिश के कारण कई जिलों में सड़कें हुई बंद। मंडी और कुल्लू जिलों में करीब 142 सड़कें हैं अवरुद्ध। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और मरम्मत कार्य जारी। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है।
कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में बार बार हो रही प्राकृतिक आपदाओं और उसके दुष्परिणाम को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय बल के गठन का निर्देश दिया। केंद्रीय दल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और रुड़की की केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भूवैज्ञानिक शामिल होंगे। वहीं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 22 जुलाई तक और तेलंगाना में 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिश होने की आशंका। इसके साथ ही केरल, माहे, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी 26 जुलाई तक बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आज और पंजाब, जम्मू कश्मीर में 24 जुलाई तक तेज बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में भी मध्यम बारिश होने का अनुमान। बारिश के बाद मौसम हो सकता है खुशनुमा। वहीं तेज वर्षा के कारण तटीय कर्नाटक में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कर्नाटक के तटीय और दक्षिण भारत के अंदरूनी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। भजनलाल शर्मा ने प्रशासन को नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ बचाव और राहत कार्यों के लिए निर्देशित किया। भारतीय स्टार्टअप्स 26 डील्स के जरिए 97.45 मिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सफल रहे हैं। इसकी वजह देश के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत रखना है। पिछले हफ्ते डील्स की संख्या के मामले में बेंगलुरु शीर्ष शहर के रूप में उभरा, जहां 11 स्टार्टअप को फंडिंग मिली। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में सालाना आधार पर 22% का इजाफा हुआ है। भारत त्वरित भुगतान में दुनिया के ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। यूपीआई से अकेले जून महीने में 24.3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 18.39 अरब ट्रांजैक्शन के माध्यम से हुआ है। वर्तमान में भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 85% और दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी 50% है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अब यह प्रतिशत 64 करोड़ से ज्यादा लेन देन संभालता है। यूपीआई प्लेटफॉर्म वर्तमान में 49.1 करोड़ व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करता है और 675 बैंकों को एक ही प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है। इसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत का चाय निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,57,880 टन हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के 2,50,730 टन के मुकाबले 2.85% अधिक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में लगभग 76,000 स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं की ओर से किया जा रहा है। इसमें से बड़ी संख्या में स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों से है। इसमें से बड़ी संख्या में स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में से हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जिस तरह से सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरण और सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, उससे आने वाले वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत तेल आत्मनिर्भरता की ओर लगातार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपने ऊर्जा भविष्य को कदम दर कदम सुरक्षित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राजस्थान को अब लगभग 70% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 35.4 गीगावाट है, जिसमें से 29.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता और 5.2 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर से लागू होगा, जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 7% से अधिक बढ़कर $5.96 अरब हो गया है। निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से चावल, मांस और फलों और सब्जियों के मजबूत शिपमेंट की वजह से दर्ज की गई है। आईपीओ मार्केट के लिए 2025 की पहली छमाही काफी अच्छी रही है। इस दौरान कंपनियों ने 45,351 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि में जुटाए गए 31,281 करोड़ रुपए से फंड से 45% अधिक है। प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सालाना 25.5 अरब पाउंड की वृद्धि होने का अनुमान है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपनी आपूर्ति श्रृंखला का तेजी से विस्तार कर रही है और देश भर में विनिर्माण क्षमताएं तीव्र रफ्तार के साथ वृद्धि की राह पर है। एनसीएलटी ने अदानी सीमेंट्स और अंबुजा सीमेंट्स के विलय को मंजूरी दे दी है। अब अदानी समूह के सीमेंट कारोबार को एक इकाई के अंतर्गत एकीकृत करने और सहक्रियात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सेबी ने जून में अपने ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच स्कोर्स के माध्यम से 4,415 शिकायतों का निपटारा किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मक्का और धान की फसलों के बीमा की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ाकर 31 जुलाई करने का फैसला किया है। देश के कुल वाहन निर्यात में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान 22% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने और चांदी दोनों की कीमत में इस हफ्ते बढ़त देखी गई है। सोने के दाम में 700 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है, वहीं चांदी का भाव 5,100 रुपए से अधिक बढ़ गया है। पाकिस्तान के क्वेटा में हुए बम धमाके में पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर काकर की मौत हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों को वाहन में चुंबकीय बम लगाते हुए देखा गया। यह घटना बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर जारी हिंसा का है। बीएलए ने कहा कि यह हमला सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित है। पाकिस्तान में मानसून की बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के अनुसार जून के अंत में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 100 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा 123 लोगों की मौत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। देश के कई हिस्सों में नालियों के जाम होने से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुए हैं और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। रोम में आयोजित कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक में भारत के श्री अन्न मानक को मान्यता मिल गई है। यह मान्यता कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग द्वारा दी गई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण कार्य निकाय है। समिति ने इस कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और माली, नाइजीरिया और सेनेगल सह अध्यक्ष हैं। भारत कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग की कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ईरान ने शुक्रवार को फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ परमाणु वार्ता के लिए पुराने समझौते पर लौटने से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यूरोपीय मंत्रियों से बातचीत के बाद कहा है कि किसी भी नए परमाणु समझौते में ईरान द्वारा
वर्णित निष्पक्ष और संतुलित शर्तें पूरी होनी चाहिए। यूरोपीय मंत्रियों ने तेहरान से 31 अगस्त तक परमाणु वार्ता पर लौटने या संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की संभावित वापसी का सामना करने की बात कही है। विदेश मंत्री ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ द्वारा दिया गया अल्टीमेटम और धमकी भरा भाषा न केवल कूटनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि ये परमाणु समझौते की मूल भावना को भी नुकसान पहुंचाता है। इंडोनेशिया में उत्तरी सुलावेसी के तट पर एक यात्री पोत में आग लगने से करीब 3 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में करीब 150 लोगों को बचा लिया गया है। हांगकांग में तूफान विफा के कारण भारी बारिश हुई है, क्योंकि तूफान चीन के गुआंगडोंग प्रांत के तट पर पहुंचने से पहले दक्षिण की ओर बढ़ गया। तूफान के कारण पेड़ गिर गए और मकान क्षतिग्रस्त हो गए तथा 200 से ज्यादा लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में शरण लेनी पड़ी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। रविवार को रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका क्षेत्र के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के आंकड़ों के अनुसार भूकंप कामचटका के पूर्वी तट पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जो पिछले भूकंप के तुरंत बाद आया था। रूसी आपातकालीन सेवाएं संभावित सुनामी क्षेत्र में लहरों पर नजर रख रही हैं। जापान में सत्तारूढ़ दल LDP के संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो देने में से प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का भविष्य दांव पर लग गया है। 1955 के बाद ये पहली बार है जब सत्तारूढ़ दल LDP ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से मौजूद 75 सीटों के अलावा 50 सीटों जीतने की जरूरत थी, लेकिन गठबंधन केवल 46 सीटें ही हासिल कर पाया। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास के सभागार में भारतीय संस्कृति के विशेष महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में निरंतर 12 घंटों तक भारतीय संगीत, नृत्य, मार्शल आर्ट और अन्य कला प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में वॉशिंगटन कमांडर्स फुटबॉल टीम से अपना नाम बदलकर रेडस्किन्स करने का आह्वान किया है। भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन अंडर 16 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के लिए हुए एक रोमांचक मुकाबले में जापान को 3-2 से मात दी। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है। अभ्यास सत्र के दौरान अर्शदीप सिंह को अपनी गेंदबाजी करने वाले हाथ में चोट लग गई। आकाशदीप का भी चौथे टेस्ट में खेलना मुश्किल लग रहा है। आकाशदीप को ग्रोइन इंजरी हुई है। खबरों के मुताबिक चयनकर्ताओं ने हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट के लिए कवर के तौर पर बुलाया है। इंग्लैंड को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के मेजबान के रूप में चुना गया है। सिंगापुर में आयोजित ICC की सालाना कॉन्फ्रेंस में यह फैसला लिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने त्रिकोणीय T20 सीरीज के चौथे मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 6 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 17 ओवर और 2 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के रूबिन हरमन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
ऑस्ट्रेलिया के मैट शॉट चोट के चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। शॉट को जमैका में अभ्यास के दौरान चोट लग गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को बर्मिंघम में होने वाला वेटरन्स क्रिकेट मैच रद्द हो गया है। शिखर धवन समेत भारतीय खिलाड़ियों ने ये मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल में आयोजित एथलेटिक मीट में जीत दर्ज की है। मुरली ने 7.75 मीटर के जंप के साथ जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। वेस्ट हैम ने डिफेंडर काइली वाकर पीटर्स को फ्री ट्रांसफर में साइन कर लिया है। इससे पहले वाकर पीटर्स साउथहैम्पटन में थे। मैनी पैक्वियाओ का कहना है कि वे WBC वेल्टरवेट चैंपियनशिप मारियो बोरियस के साथ रीमैच चाहते हैं। मुक्केबाजी में वापसी के बाद पैक्वियाओ खिताब जीतने में नाकाम रहे थे। भारत की कोनेरू हम्पी ने FIDE महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की युगिन सांग को मात दी। इस प्रतियोगिता में भारत के 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। और दिल्ली में इमर्जिंग युवा फुटबॉल टूर्नामेंट ओरिएंटल कप का तीसरा संस्करण आज से डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में शुरू होगा। टूर्नामेंट में 36 टीमें लेंगी हिस्सा। लड़कों के वर्ग में 24 और लड़कियों के वर्ग में 12 टीमें शामिल हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।